लक्ष्य आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? चैट में देखो बेटा, चैट में मैसेज में रिप्लाई करो। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? मैसेज में रिप्लाई करना। लक्ष्य। अच्छा लिखा हुआ है शायद। वसुधा। स्टार्ट करें। ओके, और ये कौन है? लक्ष्य। क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वसुधा। ये लक्ष्य कौन है? ओके, सेकेंड डे। लास्ट क्लास में आप नहीं थे ना बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई थी तो। ठीक है। अभी कंटिन्यू बने रहना। ठीक है। सेल चैप्टर का हमारा आई थिंक 3 क्लास हो चुका है। 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला, इसको तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है। वैक्यूल्स, ये आपका वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है। वैक्यूल्स का क्या काम रहता है? स्टोरेज का। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है? पावर हाउस है। ठीक है। राइबोसोम हो गया था क्या? एक मिनट ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग लाइन ऑन रहना। थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में सुन लो। ठीक है, वैसे तो राइबोसोम का हो गया था, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। राइबोसोम जो होता है, देखो ये ना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था। ओके, तो दोनों में क्या रहता है? राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और क्या बोल रहा है? ठीक है। इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इज देयरफॉर नोन एज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनपी। ओके। राइबोसोम जो होता है आरएनए और प्रोटीन का क्या रहता है? आरएनए और प्रोटीन का मिक्सचर रहता है, बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है। क्लियर? ये थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में सुने थे। ठीक है। अब क्या बोल रहा था? राइबोसोम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है। जो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या शामिल है वो देखते हैं। ठीक है। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चिपके रहते हैं वो तो हमने देखा ही था। और ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक हैव 70 एस राइबोसोम, विल यूकैरियोटिक हैव 80 एस राइबोसोम। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें देखो राइबोसोम हमने दो टाइप का अभी तक देखा, 70 एस एंड 80 एस। ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक की, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है? 70 एस टाइप राइबोसोम रहेगा। एंड यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में 80 एस टाइप राइबोसोम रहेगा। बेटा आप दोनों जो है ना नोट करते चलना, वसुधा एंड लक्ष्य, आप जो है नोट करते हुए चलना। ठीक है। और अगर बैक करना रहेगा तो बता देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे ठीक है, बट कॉपी में भी नोट होना चाहिए। ओके, कॉपी में नोट करना जरूरी है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? राइबोसोम फंक्शन। ठीक है।
द इम्पोर्टेंट राइबोसोम फंक्शन इंक्लूड, देखो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जान गए कि क्या ये जो है मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए होता है, ये मैं बता चुकी, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए होता है, और जो एमिनो एसिड है, ठीक है, उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, एमिनो एसिड को कलेक्ट करता है, और जो कि क्या सेलुलर जो वर्क होते हैं उसको सेल के जितने भी वर्क होते हैं उसको क्या करते हैं, पूरा करने में हेल्पफुल होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। राइबोसोम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो राइबोसोम क्या बोल रहा है, राइबोसोम जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प ले रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, जो एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो सेल्यूलर वर्क है, सेल का अपना एक काम है ना, ठीक है, सेल में जितने भी वर्क हो रहे हैं वो भी सर्वाइव कर, उसमें बहुत सारे वर्क होते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या मिलता है, उनको हेल्प मिलता है, ठीक है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, राइबोसोम को ना साइट बोला जाता है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन का सिंथेसिस भी राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है, याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स, ये क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लेना, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी ऑल एक्टिविटीज सच अ डैमेज रिपेयर एंड अदर केमिकल प्रोसेस, ठीक है। प्रोटीन जो है प्रोटीन जो कई सेल में क्या है, रिक्वायर्ड है, किसके लिए, मैनी सेल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि जो है डैमेज का रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और केमिकल प्रोसेस के लिए, ठीक है। क्या के लिए जरूरी है, सेल एक्टिविटीज, पहले तो सेल एक्टिविटीज, ठीक है। डैमेज रिपेयर, जो डैमेज हो जाता है सेल है ना, कहीं पे अगर चोट है या कुछ भी हुआ वो तो अलग प्रोसेस है, पर कहीं से अगर डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर के लिए भी जरूरी है, और क्या बोल रहा है, जितने जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस के लिए भी क्या जरूरी होता है, ठीक है, राइबोसोम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, what is a ribosome composed of, ठीक है, a ribosome is composed of two subunits, ठीक है, the small ribosomal subunit which read the mRNA, the large ribosomal subunit, आ जाओ, फर्स्ट है आपका, ऑनलाइन में है बच्चे, उनका चल रहा था कंटिन्यू, बैठो बैठ जाओ। ओके बेटा, वसुधा एंड लक्ष्य 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग क्लास में ही बने रहो, ठीक है, और नोट करते चलना, ओके। ओके, कौन सी टॉपिक अटेंड किए थे आप, सेल का ही पढ़ रहे थे, याद आ गया, ये लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, लास्ट क्लास में वैभव भी आए थे, हाँ, चलो ठीक है। राइबोसोम के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है, थोड़ा अब थोड़ा लेट से स्टार्ट कर ली थी मैं, हाँ ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन वगैरह देख रहे थे, ठीक है, पहले तो वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और एमिनो एसिड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, जो कि जितने भी सेलुलर फंक्शन, जो भी सेल में जो काम होते हैं, है ना, वो सारे चीजों के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे, ठीक है, व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, टू टाइप्स, क्या बोल रहा है, द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम इंक्लूड्स, कौन कौन से हैं, 70S टाइप राइबोसोम एंड 80S टाइप राइबोसोम, ये मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी, ठीक है। 70S टाइप का राइबोसोम किस में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एंड 80S फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब वो बैक्टीरिया वगैरह के जो सेल होते हैं ना, उसमें आएगा, ठीक है,
और यूकैरियोटिक मतलब आपका ये प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, ठीक है, ये सब आएंगे इसमें, ठीक है। ये आपका क्या है, बैक्टीरिया का सेल है, मतलब बैक्टीरिया से ये सिंगल होता है ना, यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। एक होता है यूनिसेल्युलर, ठीक है, और एक होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर की, तो यूनिसेल्युलर में क्या होता है, सिंगल सेल में ही उनका क्या होता है, पूरा बॉडी बना होता है, सिंगल सेल में ही सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो यहाँ पे मल्टी से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे सेल मतलब वो रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर का अपना अपना वर्क होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें इसकी प्रोकैरियोटिक की, तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये कैप्सूल है, ठीक है, और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड डीएनए, ठीक है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, देखो ये ब्लू ब्लू जो दिख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। ये क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला से ही वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना रहेगा तो क्या करता है, फ्लैजिला से मूव करता है, इसके तो हाथ पैर नहीं है ना। और दूसरा चीज क्या है, ये जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियोइड जो लिखा हुआ है डीएनए, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है पिंक कलर की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एनिमल सेल या प्लांट सेल की हम लोग बात करें तो मैं बताई थी, उसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, यू नो दैट ना, न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, जितने भी जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर में क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक कवर टाइप से, एक मतलब बैग टाइप से, थैले टाइप से उसको क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है, ठीक है। तो सारे सामान किसके, मतलब जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में। तो जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं ये क्या करते रहते हैं, साइटोप्लाज्म में स्विमिंग करते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं वहां पे, क्योंकि वो कहीं से बंधे हुए नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का हमको मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक ये डिफरेंस होता है इसमें, तो इस चीज को थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया का सेल है, ये मैं सेल का पिक दिखाने के लिए मैं इसको लाई थी। और ये आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल है, इसको तो अपन देखे ही थे उस दिन, मैं डायग्राम नहीं लाई थी। ये आपका एनिमल सेल है और ये क्या प्लांट सेल है। देखो प्लांट सेल में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसमें क्या है, सेल वॉल, और क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इधर से बात करें तो इधर से क्या है, प्री राइबोसोम्स, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब जो मतलब अलग से जो बिखरे हुए रहते हैं ना साइटोप्लाज्म, वो राइबोसोम्स, ठीक है। और क्या है, लाइसोसोम्स, देखो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, देखो इसमें का वैक्यूल क्या है, बड़ा है, इसमें का वैक्यूल क्या है, छोटा है। एनिमल सेल का वैक्यूल हमेशा छोटा रहता है, प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा रहता है, क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में ज्यादा वर्क होते हैं, मतलब उनको ज्यादा ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, उनके जो भी वर्क होते हैं अपने, ठीक है, उनके लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए उनको ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। इस कारण इसमें के जो वैक्यूल होते हैं बड़े रहते हैं, ताकि वो ज्यादा वाटर, ज्यादा सारी चीजें क्या करके रख सके, कलेक्ट करके, ठीक है। वैक्यूल को हम लोग कल सॉरी परसों लास्ट क्लास में पढ़े थे, बहुत अच्छे से क्लियर पढ़े थे, ठीक है। और क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लियर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का, ठीक है। एक मिनट, हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देखो सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा और, मतलब सेल वॉल वगैरह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। द सेल वॉल इज एन देखो सबसे पहले ये बताओ, सेल वॉल का नॉर्मल सोचो, सेल वॉल का फंक्शन क्या हो सकता है, सेल वॉल मतलब, हाँ, आउटर लेयर है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, फिजिकल डैमेज से बचाएगा, ठीक है। अंदर का जो इन्वायरमेंट है, मतलब सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको अपने में, मतलब सेपरेट नहीं बोल सकते, मैनेज करके रखेगा, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट के कारण सेल के अंदर के इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का डैमेज ना हो या प्रॉब्लम ना है, इस चीज के लिए वो क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा होगा देखो, द प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड्स
ठीक है। इसका शेप, स्ट्रेंथ एंड रेजिडिटी, ठीक है, मतलब इसका जो जितने उसके जो मतलब फिक्स्ड शेप है, उसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको वो करता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक्स, ठीक है। किसी भी तरह से झटके मिलते हैं, किसी भी तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस रहता है, वो सबसे क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा करके रखता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ वाटर। देखो होता क्या है, जब हम वाटर इंटेक करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ही वाटर पहुंचा, ठीक है, वाटर इंटेक किए, डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा बता रही हूँ। वाटर इंटेक किए तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सेल होता है, ठीक है, वो मतलब एकदम बढ़ ना जाए, फैल ना जाए, है ना। ये सब चीज के लिए उसको क्या करके रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब इतने, ये पूरा सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे अलग पार्ट है, का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है, सब अपना अपना फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे सेल वॉल को सेल वॉल की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बोल सकते हो कि वो उसको बचा के रखता है अंदर के सारी चीजों को, ठीक है। तो जैसे कि ये बाहर जो गेट लगा हुआ है, इतना पूरा राउंड है, दीवार है, ठीक है, अब इसके कारण हमको ना धूप आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना किसी तरह का गंदगी आ रहा है, हवा आ रहा है, डस्ट नहीं आ रहा है, मतलब हम अपने आप में एक सेफ है ना, कुछ इस टाइप का वो वर्क करेगा, ठीक है। देखो बाहर का एनवायरनमेंट, अंदर का एनवायरनमेंट जो मैं बताई थी, ठीक है। और व्हाट इज अ सेल वॉल, ठीक है, वही है, सब चीज बता चुकी थी, मैं क्वेश्चन ले लेके आई हूँ कि जो मतलब क्वेश्चन ऐसा देख लेना करके, वही है, वही सब चीजें जो बताई थी। सेल वॉल का फंक्शन भी वही, मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। हाँ, और एक चीज और है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को पास एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब उसमें ना जो मॉलिक्यूल्स, जो जरूरी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको सेल वॉल क्या करेगा, जो अंदर आने लायक रहेंगे उसको अंदर आने देगा, और जो बाहर जाना रहेगा उसको बाहर जाने देगा। मतलब हर चीज अंदर बाहर नहीं हो सकती, जो इंपॉर्टेंट जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, ठीक है। एक काम और होता है इसका, ठीक है। अब लाइसोसोम थोड़ा नोट कर लोगे आप, कहाँ से नोट करोगे, सेल वॉल, राइबोसोम्स का हुआ था। व्हाट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, कितना सारा है इधर का, तो लेक्चर तो मिलता होगा ऑनलाइन, मिल जाएगा आपको लेक्चर, उसमें और एक बार देख लेना, यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। इससे पहले का आप थोड़ा सा है, 2-4 पेज, उसको मैं भेज दूंगी, या फिर मैं भी देख लेना, पीडीएफ तो मिलेगा ही इसका। हाँ, ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डालूंगी, और लेक्चर भी देख लेना थोड़ा, ठीक है, लास्ट क्लास का भी देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल का। बेटा आप लोग नोट करते चलना ना, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ठीक है, कॉपी में नोट करते चलो और उसको याद करते चलना, ओके। जब तक पेन नहीं चलाओगे याद नहीं होगा ना, ठीक है। गुड, ओके। ये याद रखना, 70s और 80s, ठीक है। किसमें रहता है, प्रोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में 70s एंड यूकैरियोटिक में 80s, ठीक है। नेक्स्ट पेज करूं, यूकैरियोटिक है 80s राइबोसोम। में क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए भी हेल्प कर रहा है, और जो एमिनो एसिड होता है उसको कलेक्ट करके भी रख रहा है, ठीक है।
जो सेल के जो काम रहते हैं, सेलुलर फंक्शन, उसको पूरा करने के लिए क्या है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट। ठीक है। एंड राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसको प्रोटीन सिंथेसिस का साइट बोलते हैं। ठीक है। ये आप लोग का पूरा पूरा उस टॉपिक पे ना नोट्स हो गया, समझो। ठीक है। एनसीईआरटी सीबीएसई है ना आपका? एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस है उसके आंसर भी मैं ग्रुप में डालूं। ठीक है। हाँ, पूरे आंसर जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे लॉन्ग टाइप। नीट में एमसीक्यू टाइप रहते हैं, 720 नंबर का रहेगा, तीनों सब्जेक्ट मिला के, और एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स रहता है, एंड 1 मार्क्स जो है माइनस मार्किंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। हाँ, ये जो नोट्स मैं पूरा बता रही हूँ इसको नोट करते चलो। और जैसे कि ना अपन एक काम करेंगे डेली ना, नीट के ना एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड ना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। डेली के अगर 2 क्वेश्चन भी करते हो अभी, या किसी किसी टॉपिक का अच्छा मिल गया, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे अपन डेली करेंगे। ठीक है। हो गया। वो आपका ना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें भी काम आ जाएगा। और नीट नीट का तैयारी कर रहे हो? हाँ, तो फिर 11th 12th को पूरा अच्छे से पढ़ना। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो अपने जो पढ़ रहे हो क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में, वो ठीक है। सेल्फ स्टडी भी ज्यादा करना। ठीक है, क्योंकि अपन तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, समझ में आता है, कई बार क्या होता है ना, भूल जाते हैं। मतलब सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी। क्लास में सब समझ आता है, फिर भी एग्जाम में क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि हमारे सेल्फ स्टडी में कमी रहती है। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी थोड़ा सा सब रहता है। अगर नीट के अकॉर्डिंग देखो तो अरिहंत का, अरिहंत का, और एक चीज और करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, जो नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उनको सॉल्व करना। लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले आप किसी भी डायरेक्ट सॉल्व करने मत लग जाना, वो रटना हो जाता है। पहले ना लेक्चर समझो, एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, उसके क्वेश्चन करो। हाँ, पहले खुद से पढ़ाई कर लो चैप्टर का क्लास में, उसके बाद सेल्फ स्टडी, फिर क्वेश्चन टच करना, नहीं तो फिर डर जाओगे, या तो फिर वो रटने वाला काम होगा और बाद में भूल जाओगे। ठीक है। और एक जो होता है, नीट की तैयारी कर रहे हो तो जब अपने से बैठोगे तो एक काम आपको ये करना है, शॉर्ट नोट्स। क्लास के लिए कर रहे हो ठीक है नोट्स, बट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं जानते हो? बताती हूँ किसको लिखो पारी। जानना है वसुधा एंड लक्ष्य शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं? आप अगर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, या कुछ पॉइंट याद नहीं हो रहा है, या फिर हर बार वही मिस्टेक कर लेते हो एग्जाम में, तो इस तरह से सिचुएशन आ रहा है तो कैसे बनाते हैं ये मैं बताती हूँ आपको, 2 मिनट। ठीक है। हो गया। सपोज आप ना एक टॉपिक पढ़ लिए, ठीक, मैं एक चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, ये मैं फाइनल्स में आप लोग मतलब ये मैं ऑब्जेक्टिव, मेन जो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्या होगा, दिक्कत होगा, ऐसे मत करना। देखो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अब आपने उसके कितने क्वेश्चन लगा लिए, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15, 50, 150, 300, जितने भी लगाए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी लगाए, अगर वो क्वेश्चन आपको याद हो गया, वो क्वेश्चन हर बार बन जा रहा है, अच्छी बात है, फिर भी लिखना है। और जो नहीं बन रहा है उसको रिवीजन करना है, देखना है, फिर भी लिखना है। कैसे? जैसे कि किसी भी चीज का बोल दी, जैसे कि मैं बात की हार्ट की, ठीक है,
हार्ट की अगर मैं बात की तो हार्ट का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, हार्ट के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम जो होता है, ये पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है हार्ट को। ठीक है, तो अब पेरिकार्डियम की बात किए तो अब अपन एक क्वेश्चन आया कि हार्ट का आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में देगा मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और आपका इंडोकार्डियम, एक्टोकार्डियम, सारा चीज देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन देगा। तो क्या होता है? पेरिकार्डियम। सपोज आपको याद है, अच्छी बात है, फिर भी लिख दो शॉर्ट में, जैसे मैं लिखी ऐसे लिख दो, हार्ट लिख दो, आउटर लेयर लिख दो। ठीक है, क्या होता है? पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम लिख दो। क्लियर? ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया। ये देख रहे हो तो आपको तो समझ में आ जा रहा है ना कि हार्ट ऐसे एरो कर दिया, आउटर लेयर, हाँ हार्ट का आउटर लेयर पेरिकार्डियम होता है। याद हो गया? यहाँ अपन को लाइंस नहीं बनाने हैं, टाइम नहीं लगाना है। कितना टाइम लगा? आधा मिनट मुश्किल से। ठीक है, और ये आपको जब क्वेश्चन कर लिए, सारा टेस्ट दे दिए अपना सेल्फ से, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद देखना, रियलाइज करना कि क्या सही है क्या गलत है। जो सही है उसको भी नंबर वाइज लिखना, जो गलत है उसको भी लिखना, क्यों गलत है उसको पढ़ना, फिर टेस्ट दिलाना। ठीक है, और जब इससे क्या फायदा होगा ये लिखने से? जैसे ही आप लोग ये सब लिख लोगे, ठीक है, बहुत सारा लिख लिए, अब फिर आपको उस चैप्टर का क्या करना है? फिर से आप रिवीजन करोगे, बाद में करोगे ना, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट ये शॉर्ट नोट उठाओगे और एक नजर देखोगे, सब तुरंत याद आ जाएगा। अच्छा यहाँ तो ऐसा था। हाँ, 2-4 क्वेश्चन अलग आप देखोगे अपने नोट्स से, बट इतने क्वेश्चन के लिए आपको पन्ने तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इतना सारा पेज तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना कम से कम मैक्सिमम 30, 40, 300, 400 भी अगर आप लिख लिए तो इतना तो आप लोग अपने शॉर्ट नोट से देख सकते हो। बर्डन नहीं होगा लास्ट में, जब 1 महीने पहले आप रिवाइज कर रहे हो, 15 दिन पहले रिविजन कर रहे हो, तो इसको देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन में और क्या बोला था? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम बोला था, ठीक है, तो ऑप्शन को भी आप लिख लो कि ठीक है आउटर लेयर जो है पेरिकार्डियम है, बट मायोकार्डियम कहाँ रहता है? अगर क्वेश्चन में मायोकार्डियम पूछ दिया तो मैं कहाँ बताऊंगी? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ो ना। तो वो उसका क्या रहता है? मिडिल लेयर रहता है, वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब उसके बाद हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं, लिख लो। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर, ये ऐसा याद हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है? हार्ट में ये क्या रहता है? ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड का क्या काम रहता है? ऐसे नोड भी रहता है, कहाँ पे रहता है ऐसे नोड? ऐसे नोड अगर बोले हम लोग तो इसका जो लोकेशन होता है, इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है? राइट ऑरिकल के पास, मतलब जो वेना कावा से जब ब्लड जाता है राइट ऑरिकल में, तो वहां पे साइनो आर्टेरियल नोड लगा रहता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे रहता है। मतलब मेरा बात को कहने का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, जैसे कुछ भी टॉपिक जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप जो है ऐसे शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, मतलब जैसे ये लाइन देख लो, आउटर लेयर पेरिकार्डियम, ठीक है, 4 चैम्बर ये है। ठीक है, ऐसे नोड, उसका लोकेशन ये ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा? जब आप क्वेश्चन देखो, पहले शॉर्ट नोट से कभी भी पढ़ना मत, गलत होगा। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो, बुक पढ़ो, क्लास अटेंड करो, थ्योरी पढ़ो। ठीक है, और जो है लेक्चर पढ़ो और सेल्फ स्टडी कर लिए, सब हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि तैयारी बिना प्रिपरेशन में तो करोगे नहीं। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो जितने क्वेश्चन आपने किया, ठीक है, जितने क्वेश्चंस जो है आपने सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चंस का आपको शॉर्ट नोट बनाना है। मान लो एक चैप्टर में आप बहुत अच्छे से देखोगे ना, तो कम से कम आपको 500 क्वेश्चन इजिली मिल जाएंगे, कम से कम आराम से मिल जाएगा। 300 चलो ज्यादा लग रहा है, 300 मान लेते हैं। 300 क्वेश्चन अगर आप कर लिए, ठीक है, एक चैप्टर से, यूट्यूब है, इधर आपका ये है क्या बोलते हैं, जितने साइट वगैरह जो आते हैं, मतलब और बुक्स हैं, अरे मिल जाएंगे 300 क्वेश्चन इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस ईयर देख लो, पीवाईक्यूज है ना, 300 क्वेश्चन आपने किया तो 300 पॉइंट्स आपके पास हो गए। 300 पॉइंट्स तो हो गए आपके पास। तो कितने, कम से कम 300 क्वेश्चन का आपने तैयारी कर लिया। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उस 300 क्वेश्चन के लिए आपको कितना पेज पढ़ना पड़ता? 1000 पेज या 900 पेज कम से कम, मैं बोल रही, पढ़ना ही पड़ता है ना।
या 500 पेज, जैसा आप लिखते हो उस पर डिपेंड करता है। थ्योरी क्लियर करना पड़ता है, थ्योरी तो आपने कर लिया तब ही हो पाएगा ना, लेकिन इसके लिए पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए, लेक्चर क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास 300 पॉइंट हो गया, अब आपके पास जो है, अब आपका रिविजन करना, एग्जाम आ रहा है, अब रिविजन करोगे आप, ऐसा ऐसा बीच बीच में करते रहना है ना, एग्जाम टाइम भी करोगे तो क्या होगा। हाँ, हो गया। 300 पॉइंट आपने ऐसे ही पढ़ लिया, जो आपने 1 घंटे में कर लिया, आधे घंटे में कर लिया, एक नजर देख के, उसके लिए आपको 5 घंटा तो नहीं देना पड़ा एक चैप्टर में, कम से कम 5 घंटा तो देते हो ना, 4 घंटा 5 घंटा एक चैप्टर को पूरा समझने में डिवाइड करोगे, कम से कम मैं बोल रही, तो कम से कम 300 पॉइंट में आपने 1 घंटे में पढ़ लिया उसको, 300 पॉइंट को रिविजन करते टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे, इजी हुआ। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, ये मैं कंपटीशन एग्जाम की बात कर रही, या एमसीक्यूज बेस्ड की बात कर रही, जहां एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर आप बात करोगे 11th 12th के, तो उसमें आपको लिखना है, तो आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने का हैबिट होना चाहिए। ठीक है, आपको पैराग्राफ लिखने आने चाहिए, कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर के क्वेश्चन में मुझे इतना सारा लिखना है। ठीक है, ये अलग है। 11th 12th एकदम अलग है, नीट एकदम अलग है, चीजें वही हैं, लेकिन उसको एग्जाम लेने का तरीका अलग है, तो सारा पैटर्न सब अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो डेली अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, और डेली 10 पॉइंट्स भी लिखते हो, पहले 2 पॉइंट लिखो, एक दिन 4 पॉइंट, एक दिन 5 पॉइंट, एक दिन 10 पॉइंट, ऐसे करते करते डेली 50 पॉइंट लिखने का आदत डाल लो ना। और ये एक साथ मत करना, आज 2 ही पॉइंट लिख लो, आज जाके 5 पॉइंट कर लो, 4 पॉइंट, जितना मैं पढ़ाई उसी में से कोई पॉइंट उठा के लिख लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास अभी से नोट हो जाएंगे, अरे कम से कम 50 पॉइंट, एक दिन में कम से कम 30 पॉइंट लिखने का, 50 पॉइंट लिखने का हैबिट डाल लो, और याद करने का। क्लियर हो गया, ऐसा पढ़ा जाता है शॉर्ट नोट। ठीक है, चलो, समझ गए वसुधा। ये आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आप नोट किए थे यहाँ पे, ये हो गया था ना। ये भी मैं समझा चुकी थी, इसको भी नोट करो। गुड। एंड लक्ष्य, आप क्लास में हो ना बेटा, लेक्चर सुन रहे हो ना आप, नोट कर रहे हो कॉपी में, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे, नोट कर रहे हो ना आप। गुड। आपका क्या नाम है। प्रियांशी। ऐसे ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, बहुत काम आता है शॉर्ट नोट। और पता है, एक नजर देखोगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा हुआ है एग्जाम देने आप बैठे हो, और एग्जाम में अचानक से याद है, अरे ये वर्ड मैंने कहीं तो देखा है, फिर हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, फिर याद आ जाता है, छप जाता है, तो ये भी काम आता है, ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। आप वो पॉइंट्स देखे रहोगे ना, तो कई क्वेश्चन में आपको याद भी नहीं ना, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालोगे तो याद आ जाएगा। ये चीजें होती हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इतने इतने भर भर के पढ़ रहे हैं बच्चे और निकाल रहे हैं, तो उनको ये तरीका सब आजमाना पड़ता है, जरूरी है उनके लिए, क्योंकि हर चीज उन लोग हर बार बुक को पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते। रिवीजन टाइम में एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, रिवीजन के लिए उनको शॉर्ट नोट्स चाहिए होता है। हाँ, दोनों का आता है। तो फिलहाल आप 11th का कर लो ना, नेक्स्ट ईयर 12th का करना, पहले 11, क्योंकि अभी एकदम हाँ हाँ मतलब 11th 12th सबको पकड़ूंगी बोलोगे ना, तो कुछ पकड़ नहीं आएगा। ज्यादा पकड़ोगे, जितना मुट्ठी में पकड़ोगे उतना रेती गिरता है, ऐसा टाइप हो जाएगा। धीरे धीरे कलेक्ट करो, 11th को धीरे धीरे, टाइम है आपके पास, 11th को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब बात उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी, सारे सब्जेक्ट में ये करना है जो मैं बताइए आप इसको केमिस्ट्री में भी फॉलो कर सकते हो, फिजिक्स में भी फॉलो कर सकते हो, मैंने खुद किया हुआ है इस चीज को। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स में प्रॉब्लम आता है अपन को, तो फिजिक्स में खैर सर और अच्छे से बताएंगे, फिर भी मैं अपने तरफ से बता रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये क्यों हुआ उसका रीजन आप वहां पे लिख लो। कई बार हमको क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, हम खाली नंबर्स में खेल रहे होते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे लिख लो।
जैसे ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण हुआ था, कुछ क्वेश्चन आया, ठीक है, तो अच्छा ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण ऐसा हुआ, वो लिख लो। ठीक है, या कैसे आंसर निकला, क्या किए वहां पे, वो लिख लो। क्योंकि हम बायो वालों को आती है दिक्कत, सही बात है, सारे बच्चों को आती है फिजिक्स। तो वो आप ये करते चलोगे जो मैं बताई ना, उससे क्या होगा कि आपको ना मतलब वो चीजें फिर याद हो जाएगी, आप दोबारा वही गलती नहीं करोगे। इससे ये एक फायदा होता है कि आप याद, तो बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो जल्दी रिवीजन हो गया, दूसरा आपको मतलब इजिली याद हो जा रहा है, तीसरा क्या है आप दोबारा वही गलती नहीं करोगे, चौथा आप देख रहे हो तो एकदम मतलब दिमाग में भी छप जाता है, पांचवा क्या है जब आप रिविजन करने बैठो, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, भर भर के बुक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप शॉर्ट नोट्स देखे एक चैप्टर इजिली हो गया। मैं रिवीजन की बात कर रही, फिर से मैं बोल रही, पहले क्लास क्लियर करो, चैप्टर क्लियर करो, थ्योरी क्लियर करो, अगर तुम्हारे पास टाइम है अभी तो, और है अभी पूरा टाइम है 2 साल, तो उसके बाद आप तो फिर उस शॉर्ट नोट अपना बनाया हुआ को पढ़ना। और किसी से शॉर्ट नोट लेके मत पढ़ना या निकाल के मत पढ़ना, कुछ थ्योरी क्लियर नहीं होगा, रटा जरूर जाएगा, बाद में गलती कर बैठोगे, पहले ही बता रही, हो गया। और बाद में जैसे ही आपका वो हुआ टेस्ट दिलाया, जो सही हुआ उस क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पेपर का आपने आज टेस्ट दिलाया, ठीक है, उसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, तो जो सही हुए वो ठीक है, उसको देखना कि आपने तुक्का मारा है या आपको पता था, वो खुद में रहता है, ठीक है, भले आप किसी को नहीं बोलोगे, खुद को तो पता है, तो जो तुक्का मारे उसको भी देखो, एनालाइज करो, और जो नहीं बना उसको भी एनालाइज करो, और जो बन चुका उसको भी एक बार पढ़ो। उसके बाद उसी क्वेश्चन पेपर का टेस्ट आप 1 सप्ताह 15 दिन बाद या अपना ऐसा रूटीन जमा लो, उसी चैप्टर उसी टॉपिक्स का टेस्ट फिर दो, बार बार दो, ताकि आप कभी फिर भूलो मत या गलती मत करो, और वो अच्छे से याद हो जाए। एक रूटीन बनाना पड़ता है कि ठीक है आज इस चैप्टर को पढ़े, एक एक एक्स्ट्रा टाइम निकालो, 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, उस टाइम पे आपको मतलब एक तो हमको नया टेस्ट देना है, उसके अलावा जो पिछला हमने पढ़ा है उसको भी एक बार करना है। कुछ टाइम ड्यूरेशन दे दो ना, इतने दिन बाद इस चैप्टर पे, वो अल्टरनेट वो चलता रहता है, फिर एक रो हाँ उसमें एक वो बना लो, अपने रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा वो, जब आप रूटीन में बैठोगे ना तब इन फॉलो भी करना है उसको। क्योंकि पैदा होते साथ हमने बहुत सारे रूटीन बना चुके हैं जो कि कभी फॉलो नहीं होते, लेकिन उसको करना पड़ता है। जो कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया, जो नहीं कर पाया वो बैठ रहेगा, और क्या। फेल का मतलब हारना नहीं होता है, फेल का मतलब होता है सीखना, लर्निंग पीरियड होता है, वो सीख रहे होते हैं, तो ठीक है। आपके में सीखने की कमी है तभी तो आप लोग फेल हो, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ना। है, इन पे एक लेक्चर लेना चाहिए मेरे को कि रूटीन कैसे बनाओ, कैसे फॉलो करो, कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कहाँ पे कैसे पढ़ना होता है, कैसे रूटीन बनाते हैं। रूटीन मतलब सुबह उठना खाना पीना नहीं, रूटीन मतलब एक दिन में इतना पढ़ना है, दूसरे दिन ऐसा करना है, ये रूटीन। उसको आप अपने टाइम पे मैनेज करो कि आप 7 बजे उठो, 6 बजे उठो या 10 बजे उठो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हमको पढ़ना है, वो आप अपने रूटीन में इंक्लूड करो। क्योंकि आपका रूटीन मैं नहीं बता सकती, मैं पढ़ाई का रूटीन बता सकती हूँ, उस रूटीन को आपको अपने रूटीन में डालना है, फॉलो करना है। सबकी रूटीन अलग अलग है ना, किसी का स्कूल टाइम मॉर्निंग है, कोई और कुछ कर रहा है। हो गया। आज जितने तुम एक काम करना, तुम्हारे लिए मैं अलग से बोली, बाकी बच्चे भी आएंगे तो बोलूंगी, ठीक है, बट ऑनलाइन आप लोग भी सुन लो। ऐसे जैसे शॉर्ट नोट बोली ना, ऐसे शॉर्ट नोट बनाना, ठीक है, डेली बनाना, जो टॉपिक हो गया ना। और हाँ, वो शॉर्ट नोट की कॉपी अलग से रखना, आप इस सब में मत बनाना ना। प्लस एक शॉर्ट नोट की कॉपी होनी चाहिए जहाँ से वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स लिखोगे आप, एक सब्जेक्ट का। और वो शॉर्ट नोट 2 लाइन 4 लाइन, मतलब एक एक लाइन ही रहना चाहिए, एक लाइन से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट ना डेली आप जो करा रहे होंगे उससे लिखना और मुझे दिखाना। इससे क्या होगा, मैं देखूंगी ना तो मेरे नजर में रहोगे, तो आपका रूटीन फॉलो हो जाएगा कि हाँ मैम को दिखाना, फिर आप बनाओ।
इसमें कितने पॉइंट्स मिल गए आपको, कितना क्वेश्चन बन सकता है इतने सारे। ये अभी लिखे थे वही है क्या? हाँ कंटेंट वही है, ये नोट कर लो। अगर ज्यादा ड्रॉप लेना ना पड़े, इजी नीट निकाल लो, तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक है आप शॉर्ट नोट अभी से फॉलो करते रहो। क्योंकि अभी आपको लग सकता है कि अरे अभी तो टाइम है, ये वो, जब एग्जाम दिलाने का दिन आता है ना बेटा, तब पता चलता है कि हमने क्यों नहीं किया। कोई नीट का तैयारी कर रहा होगा, उसके नोट्स को देखना कभी। हो सकता है तुमको समझ ना आए, लेकिन वो बनाया कैसे है ये देखना। आपको 100% मैं बोल रही हूँ, वो शॉर्ट नोट्स बनाएगा ही बनाएगा। शॉर्ट नोट्स बिना जो पढ़ रहा है वो तैयारी नहीं कर सकता। शॉर्ट नोट्स में बहुत हेल्प मिलता है, लॉन्ग नोट्स भी रहेंगे। बोलिए ना, पहले थ्योरी क्लियर करो फिर शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। ये मेरे को मेरे फिजिक्स वाले सर बताए थे जब मैं थी 12th के बाद, 12th में शायद, हाँ। उस टाइम से फिर मैं वो चीज स्टार्ट की थी। बहुत सारी चीजों में को हेल्प बहुत मिला उससे, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। मेरा तो सिलेक्शन भी हो गया था BHMS में, होम्योपैथी। मैंने पुरानी बातें। चलो, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं, जानते हो ना? ठीक है। क्या बोल रहा है? लाइसोसोम्स आर एन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल फाउंड विद इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। ठीक है। ड्यू टू देयर पेरिकुलर फंक्शन दे आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है। ये अजीबोगरीब वो करता है, अपने आप में फंक्शन करता है, कुछ अजीबोगरीब फंक्शन करता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं। और ये किस में रहता है? यूकैरियोटिक टाइप के जो रहते हैं एनिमल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक एनिमल्स के किस में रहता है? सेल्स में रहता है। ठीक है। और जैसे हम बात करें लाइसोसोम के डेफिनेशन की, ठीक है, तो ये जो है एक स्फेयर शेप, मतलब गोल टाइप से शेप में, ठीक है, होता है। और इसमें क्या रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्या रहता है? ये पूरा भरा रहता है। ठीक है। जिसमें बहुत सारे कई टाइप्स के क्या रहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है। मतलब बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का वो रहता है। ठीक है। उसका ताकत रहता है, कैपेसिटी रहता है। ठीक है। पहला क्या बोले? लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो है उसका शेप बता दी। ठीक है। दूसरा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहता है। ठीक है। और कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मैनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। इसमें कैपेबिलिटी रहती है कि ब्रेक डाउन मैनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है। ये आपका लाइसोसोम का डायग्राम है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसका मेम्ब्रेन है। ये जो दिख रहा है, ये एंजाइम है। ये एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। दिख रहा है ना क्लियर? और ये क्या है? लेमन, LUMEN है, ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। या ये वाला जो एरिया है ना, ये लाइसोसोम का ये एरिया, इसको बोला जाता है लुमेन। ठीक है। और ये जो राउंड राउंड जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये क्या है? एंजाइम्स है। इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, जो मैं बोली ना यहाँ पे। हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स भरा रहता है इसमें, ये वही हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये जो आउटर में दिख रहा है वो क्या है? मेम्ब्रेन। ठीक है। lysosome structure, lysosome are membrane bound organelles and the area within the membrane is called the, अभी बताई। ठीक है। और which contains the hydrolactic
एंजाइम्स, ठीक है। मतलब वो मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है और उसके अंदर का जो एरिया रहता है उसको लुमेन बोला जाता है, जिसमें क्या रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में पूरा दिख रहा है, ये वाला एरिया आपका लुमेन है और यहाँ पे एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर? ये आपका लाइसोसोम, ठीक है। वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग, ठीक है। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, देखते हैं। एज स्टार्टेड बिफोर, लाइसोसोम वर्क एज द वेस्ट, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बाय प्रोसेसिंग। देखो, जो सेल में वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, लाइसोसोम, जैसे कि पहले हम लोग जान रहे हैं क्या कि जो लाइसोसोम के अंदर जो है ये ना लाइट बहुत चमकता है यहाँ पे का, वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, आ, जितने भी जो एक्स वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने का काम करेगा, उनको क्लियर करने का काम करेगा, मतलब अंदर बाहर ये सारी चीजें, ठीक है। कोई ज्यादा चीज नहीं है, ये मैं आप लोग के लिए एक्स्ट्रा वो ले आई हूँ, इसको आप लोग मतलब बुक में पढ़ना, बुक में ज्यादा इजी लगेगा, ये एडवांस लेवल का बोल सकते हो, मैं ले आई हूँ आंसर, ठीक है। और और क्या बोल रहा है, कभी कभी क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ही ये नुकसान पहुंचा देते हैं, जो अपन का डाइजेस्टिव एंजाइम जो देखे उनको ही ये अपने आप नुकसान पहुंचा देते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। और इससे इसके कारण क्या होगा, देखो, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनका क्या काम है, डाइजेस्ट करने का, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, अब इसी को ये नुकसान पहुंचा देगा तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही मर गया, ठीक है, इसका डेथ हो गया, तो अब उसके बाद ये कहाँ से, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं रहे तो डाइजेशन वगैरह कहाँ से, मतलब खुद को मार दिया ना वो, एंजाइम्स को ही मार दिया, तो आगे का चीजें कहाँ होगा, अब उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल है ये पूरा पूरा सेल ही मर जाएगा ना, सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे, इस कारण इसको क्या बोले हैं, सुसाइड बैग बोल रहे हैं, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड लिसिस मीन्स, ये मतलब लिसिस का मतलब होता है खुद का ही वो कर देना, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे, समरी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आर सेल ऑर्गेनल्स, ऑलमोस्ट जो है ये किस में रहता है, यूकैरियोटिक वो में पाया जाता है, सेल में, ठीक है, ऑलमोस्ट। और लाइसोसोम का जो होता है मेम्ब्रेन, ये अपन देख लिए, ये तो देख लिए, ये पॉइंट है ना। और हाँ, ये देख लो, दिस एंजाइम्स कैन ब्रेक डाउन मैनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, ये याद रखना, ठीक है। जो ये जो एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी रहते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो डिस्कवर किया है उसका, लाइसोसोम का जो है डिस्कवर जो है कौन किया है, बेल्जियन किए हैं बायोलॉजिस्ट थे जो, ठीक है, और क्रिश्चियन डी ड्यूए किए हैं, ठीक है, जो कि 1974 1974 में इनको फिजियोलॉजी में वो भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले, ये सब हम लोग जानते हैं लेकिन इसको पूरा नोट करते चलो, क्योंकि आप लोगों को मैं क्या बोली, आप लोगों को लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अभी तक हम देखते थे कि लाइसोसोम जो होता है सुसाइड बैग है, लिख दिए, नंबर मिल गया, पर हमको अब बताना पड़ेगा कि उसके अंदर का एरिया को क्या बोलते हैं, किस शेप का रहता है, ठीक है। ये जो ब्रेक डाउन कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, एंजाइम रहते हैं, कौन से एंजाइम रहते हैं, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स रहते हैं, प्रोटीन एंड फैट्स को वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको इजिली ब्रेक डाउन करता है। अब ये सब लिखना है उसके बारे में लाइसोसोम के अंदर, मतलब डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ 11th में, ठीक है।
अब अगर खाली उसको सुसाइड बैग लिखते हैं बोल के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मतलब वो अभी तक पढ़े हैं, वो सीधा पूछेगा कि क्यों बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, अंदर में क्या रहता है क्या नहीं। ये हर टॉपिक, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, राइबोसोम ले लो, वैक्यूल ले लो, लाइसोसोम ले लो, सारे चीज में पूछेगा। ठीक है, इसीलिए तो एक एक इसके जो सेल सेल जो है, अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल की या एनिमल सेल की, ठीक है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ये सब के बारे में हम लोगों को, इसके अंदर के जो है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल्स में इस चैप्टर में। तो जो हो गया सो हो गया है, और जो नहीं हुआ उसको पढ़ो, और जो पहले का नहीं हुआ है उसको आप लेक्चर देख लेना, मेरा लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, यूट्यूब में भी डाला हुआ है, और यहाँ का लेक्चर डलता है यूट्यूब में। और क्या बोल रही थी, पीडीएफ में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ग्रुप में डाल दो। बट नोट इसलिए कराती हूँ क्योंकि मेरे को पता है जो फोन में जो आता है ना, उसे फोन का स्टोरेज भरता है। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ, सबको डिलीट कर देते, स्टोरेज खाली, पढ़ते कभी नहीं उसको, बहुत कम पढ़ते हैं, खास करके स्कूल के स्टूडेंट्स जो रहते हैं। अभी तो इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं, जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो क्या होता था, हम लोग को जो पढ़ा लिए सो पढ़ा लिए, उसके बाद कॉपी मांगते रहो बस, उसके बाद रिवीजन का तो सवाल ज्यादा उठता नहीं था। डाउट वगैरह क्लियर करने जाते थे, तो डाउट क्लियर करने जाते थे तो हमारे टीचर्स ऐसा स्ट्रिक्ट थे उस टाइम की, 4 क्वेश्चन तो पहले करते थे, उनका आंसर नहीं दिया तो जाओ याद करके आना, उसके बाद अगला अपना डाउट क्लियर, मतलब स्ट्रिक्ट थे। अब के बच्चे तो थोड़ा सा ढील पागे लगता है मेरे को। और उसके बाद क्या होता था, हम लोग को बोलते थे, पूछते थे, तो कई बार क्या होता था, ये सर बहुत ज्यादा गुस्सा करते, डर लगता था तो ही नहीं जाते थे कई बच्चे। एक क्वेश्चन पूछो तो 4 क्वेश्चन उनका पहले आता था, उसका आंसर दे पाओ तब उस एक क्वेश्चन में जाओ, तो सीधा बोलते थे जिसका अटेंड किया उसका ही नहीं जान रहा तो कौन करे। 4 सुनाते थे, उसके बाद एक बताते थे। अब तो सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, लेक्चर मिल जाते हैं, नोट मिल जाते हैं, सब मिल जाता है, हम लोग को कॉपी दो, बस यही बोलते हैं क्लास। अब पढ़ने का मतलब साधन बहुत हो गया, रिसोर्स बहुत हो गया, बहुत सारी चीजों से आप पढ़ सकते हैं। पहले सिर्फ बुक था, और सर की क्लास तो छूट गई तो छूट गई, नोट मिल गया कि कोई दे दिया कॉपी, किसी और की कॉपी से, उसमें भी राइटिंग समझ नहीं आता था। तो हाँ, अब वो अगर कुछ ऐसा लिखा है ऐसा टाइप का, तो वो क्या है बना है, अल्फा बना है कि ये बना है पता नहीं, तो अपन भी ऐसा डिजाइन कर देते। मतलब वो पहले की बात है, अलग है, पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा सा उस टाइम पे बुक वगैरह ही था। अब तो आपको लेक्चर मिल जाते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती है, तो अब तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। हो गया ये। बेटा वसुधा एंड लक्ष्य, आप लोग भी नोट करते चलो, ओके। क्लास में याद कर लिया करो बेटा, बहुत सारी चीजों को हो जाता है ऐसे, लिखते लिखते भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। बाकी कोई डाउट रहेगा तो आप चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है बेटा।
एक बार वो डायग्राम निकाल दूंगी छोटा सा, उसको बना लेना लाइसोसोम का, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड रैट। ऑनलाइन में थे, ऑफलाइन में वैभव भी आई थी। ऑनलाइन में आते हैं ना उधर, ऑनलाइन में बेचे। ग्रुप में तो डालते हैं सर। ऐसा अगर होता है ना तो यहाँ कोचिंग में कॉल कर लिया करो, लिंक नहीं मिला है बोल के, फिर वो आपको ना लिंक भेजते हैं। मैम को ऑफिस में या जो भी सर से कांटेक्ट है, मैसेज या कॉल कर लेना लिंक के लिए। अगर नहीं मिला रहेगा तो बाकी एक बार ग्रुप को चेक करना, ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। कम से कम ऑफलाइन नहीं तो मतलब ऑनलाइन अटेंड कर लो। हो गया। ये लास्ट वाली लाइन लिख ली है ना? हाँ, वो तो क्वेश्चन में ही दिया। ये लो कर लो। ये भी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइन। के बाद कौन सी क्लास है, फिजिक्स केमिस्ट्री? आप बायो ही ले रहे हो ना? एडिशनल ले रहे हो? मेन सब्जेक्ट भी तो रहता है इसमें, एक मेन रहता है ना। हम्म। समझ आ जाता है मैथ्स का। मेरा भी वही हुआ था, टेंथ में दोनों में था, फिर मैथ्स में ज्यादा नंबर आया था साइंस से। सब बोले मैथ्स ले ले, बट मेरे को मैथ्स में समझ आता था बट इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे को बायो के फील्ड और बायो एक होता है ना अपना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट था तो मैं बोली हटाओ बायो ही लेती हूँ, कौन टेंशन था। उस टाइम पे थोड़ा अलग सिचुएशन रहता था। अभी इतने सारे समझाने वाले मिल जाते कि ऑप्शन क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं, उस टाइम पे ना मतलब मुश्किल होता था सारी चीजों को। बट मैं बायो ही मैं सोच के रखी थी, बायो ही मेरे को लेना था, मेरी मम्मी भी बायो ली।
बायो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था, इसके फील्ड भी मेरे को एक होता है अपना अपना इंटरेस्ट, जबकि मेरे बड़े भैया मैथ्स वाले थे। आपका भी मैथ्स अच्छा है, आपको interest- हाँ, सब बोले नंबर इसमें ज्यादा है, बोले नंबर ज्यादा आने से क्या होता है, इंटरेस्ट तो इसमें ज्यादा है। जबकि मैथ्स में 100 नंबर का था मेरा, वही 87 या 89 आया था। और बायो में मेरा कम आया था, बायो में मतलब 7-10 नंबर तक कम हो गया था, 80 के आसपास था, 79 80 कुछ नंबर। साइंस में तो बोलते हैं कि इसको ले ले ऐसे। चलो नोट कर लो, आगे का जो लेक्चर है ना वो कल अपन देखेंगे, ठीक है। बेटा आप लोग भी नोट कर लो, ठीक है। बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।